हम स्टार्ट किए थे एग्रीकल्चर। तो इससे पिछला वाले लेक्चर में जो जो हम पढ़ लिए उसको पहले रिवीजन कर लेंगे। और जो अप्रोच है वो कल बताया थी कि सबसे पहले हमको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इसमें इन्वायरमेंट भी पढ़ना है और इकोनॉमिक्स का भी पार्ट पढ़ना है। साथ में ये जो पीवाई की जितने भी हो चुका है, इसी सीरीज में 3-4 लेक्चर होगा, इसी सीरीज में कवर हो जाएगा। तो देखिए ज्योग्राफी में है क्रॉपिंग पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स। उसके बाद सॉइल जाइएगा जब इन्वायरमेंट में, तो सॉइल का फैक्टर पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स, उसके सॉइल का टाइप्स, एलुवियल सॉइल, एरिड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सबके बारे में पढ़ेंगे। उसकी सॉइल रिलेटेड इश्यूज क्या है, हमारे सॉइल में बेसिकली न्यूट्रिएंट की कमी है, उस सब के बारे में भी पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में डिटेल है, स्कीम सब है जो कि किसान के लिए या एग्रीकल्चर में जितने भी स्कीम्स है जो कि एग्रीकल्चर के लिए है, किसान किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, पीएसएल स्कीम हो गया, तो इन सबको हम एक एक करके देखेंगे। देखिए ये जो लेक्चर है, ये जितने भी यूपीएससी अगर आप प्रीलिम्स 2025 का आप अटेम्प्ट करेंगे तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर। आइए सबसे पहले जो कल पढ़े थे वो थोड़ा रिवीजन करते हैं। रिवीजन देखिए, फार्मिंग मेथड में सबसे पहले टिलेज है, यानी कि खुदाई जुताई, सोइंग, इनपुट्स और हार्वेस्ट। उसके बाद हम देखे थे कि सप्लाई चेन इन एग्रीकल्चर में कि सबसे पहले हमको इनपुट चाहिए, इनपुट यानी कि इन्वेस्टमेंट करने की हमको जरूरत पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट में हमको लैंड चाहिए, सीड्स चाहिए, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और ह्यूमन लेबर, इन सब की जरूरत हमको पड़ेगा। अब देखिए हमको आउटपुट यानी कि हार्वेस्ट जब कटाई हो जाएगा तो हमको कुछ आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट जब मिलेगा तो इसको क्या किया जाता है कि बहुत जगह से हमको ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पहला तो हो गया कि खेत से घर जाएगा, खेत से घर गया तो पहला ट्रांसपोर्ट तो यहीं पे हो गया। उसके बाद स्टोर रूम में लेके जाना है, फिर प्रोक्योरमेंट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है उसके द्वारा। उसके बाद फिर स्टोरेज होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, नेशनल। इसके बाद जो मार्केटिंग और सेलिंग का जो है एपीएमसी मंडी ई नाम पोर्टल, यहाँ पे एक लिख लीजिए, ई नाम पोर्टल, इनाम पोर्टल करके भी है जो क्या करता है, बेसिकली मार्केटिंग और सेलिंग का काम करता है। उसके बाद देखिए फार्मिंग का टाइप सब देखे थे कि इंटेंसिव फार्मिंग है, एक्सटेंसिव फार्मिंग है, मिक्स्ड फार्मिंग है और ड्राई लैंड फार्मिंग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग क्या होता है, एग्रीकल्चर भी होता है, पोल्ट्री भी होता है, डेयरी भी होता है और बी कीपिंग, साथ में जो इसका रिटर्न है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमको कम ही स्पेस में बहुत चीज कर लेते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर कर लिए, यहाँ पे क्या कर लिए, पोल्ट्री कर लिए, यहाँ पे डेयरी वाला काम कर लिए, यहाँ पे बी कीपिंग वाला काम कर लिए। तो इससे क्या होता है, कम स्पेस में हमको रिटर्न बहुत ज्यादा मिल जाता है। इंटेंसिव फार्मिंग देखे थे कि जहाँ पे हाईली पॉपुलेशन होता है। एक्सटेंसिव में देखे थे कि जहाँ पे लेस पॉपुलेशन होता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसको बोला जाता है रेंचिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ड्राई लैंड हो गया कि हमारा जो वेस्ट वाला पार्ट है, वेस्टर्न घाट वाला, उस एरिया में होता है, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है। तो रेनफॉल की कमी के कारण वहाँ पे मिलेट्स, दाल वगैरह इस सब का फार्मिंग किया जाता है। अब देखिए फार्मिंग मेथड क्या है, ये हम पढ़ लिए थे कि टिलेज यानी कि खोदाई क्या करता है, बेसिक को सॉइल को डिस्टर्ब किया जाता है, यानी कि जो सॉइल है इसको उखाड़ा जाता है और ऊपर लेयर पे रख दिया जाता है, ताकि जो हमारा जो फार्मिंग है, कल्टीवेशन है वो अच्छे से हो सके। ये सब हम पढ़ लिए थे, तो पिछला लेक्चर में आप देख लीजिएगा। अगर डीप टिलेज के बारे में बात हुआ था, CO2 का इमिशन, ग्रीन हाउस गैस, इस सब के बारे में कल हो चुका था। जीरो टिलेज क्या है, मल्चिंग हम एक पढ़े थे कि क्या होता है मल्चिंग। बेसिकली ये हमारा लैंड है, लैंड का मॉइस्चर और ह्यूमस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें पत्ती, जो पत्ती डाल देते हैं, खर पतार जो होता है उसको डाल देते हैं। तो बेसिकली मल्चिंग होता है कि ह्यूमस बढ़ाने के लिए और फर्टिलाइजर ज्यादा करने के लिए मल्चिंग का यूज किया जाता है, विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल स्ट्रेटा। सॉइल को खोदा, टिलिंग नहीं किया जाता है, इसमें मल्चिंग से ही प्रोसेस हो जाता है। अब हो गया सोइंग, हो गया इनपुट्स, हो गया हार्वेस्ट, हो गया, ये सब हम कल पढ़ लिए थे, तो आप देख लीजिएगा लेक्चर। इनपुट के बारे में बात हुआ था कि लैंड हो गया, सीड्स हो गया, क्या क्या हमको यील्ड बढ़ाने के लिए कौन कौन सा सीड की जरूरत पड़ता है, तो यहाँ तक ये सब हो चुका था। जीएम क्रॉप्स के बारे में बात कर लिए थे कि ये किसका पार्ट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का। उसके बाद बायोसेफ्टी कंसर्न था, जो कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, कॉप 5 यूएनसीवीडी, एलएमओ के अंतर्गत ये आता है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बीटी कॉटन हो गया, जो कि कमर्शियल अप्रूवल मिल चुका है हमारे इंडिया में, केवल हमारे इंडिया में, फॉरेन में नहीं। जीएम मस्टर्ड है, इसको कमर्शियल अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन ये भी क्या करता है, यील्ड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। इसका इश्यूज भी देखे थे हम। अब देखिए हाइब्रिड सीड क्या होता है।
हाइब्रिड सीड बेसिकली वैसा सीड होता है जो कि इंट्रा स्पेसीज करके होता है। इंट्रा स्पेसीज यानी कि दो तीन स्पेसीज को मिक्स करके उसका जो एडवांटेज है, बेनिफिट्स है, उसका यूज करके हाइब्रिड सीड बनाया जाता है, ताकि जो हमारा यील्ड है, हमारा जो रिटर्न है, आउटपुट है, वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। उसको बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब एक चीज पढ़े थे, फूड फोर्टिफिकेशन और बायो फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन यानी कि जो न्यूट्रिएंट हमको ऐड करना है वो एक्सटर्नली ऐड करेंगे, जबकि बायो फोर्टिफिकेशन में क्या करता है, न्यूट्रिएंट हमको मिनरल्स अगर ऐड करना है, जैसे कि आयरन हमको ऐड करना है, राइस में आयरन ऐड करना है, तो इंटरनली टेक्नोलॉजी द्वारा उसके सीड्स में ही हम ऐड कर देंगे। बेसिकली ये जो प्रोसेस है, ये बैलेंस को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, हिडन हंगर से बचने के लिए किया जाता है। आज हमारा टू डे लेक्चर, आज का लेक्चर देखिए। आज हम पढ़ेंगे इरिगेशन, जो हम इनपुट ही पढ़, देखिए बेसिकली हम इनपुट में ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इरिगेशन हो गया। तो इरिगेशन है कि ये दो तरीके से होता है। एक तो है कि मानसून, फिर जो हमारा मानसून है रेनफॉल द्वारा वो हो गया, और एक है इरिगेशन यानी कि हमारा केनाल्स के द्वारा, टैंक के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा, इस सब के द्वारा हम इरिगेशन कर सकते हैं। तो मानसून फिर जो है ये हमारे इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा है। 54% जो इरिगेशन होता है ये मानसून फिर के द्वारा किया जाता है, और 46% जो है वो इरिगेशन किया जाता है मैनुअली। मैनुअली यानी कि केनाल्स के द्वारा, टैंक्स के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा। अब इसका टाइप्स जो है इरिगेशन का, वो है सोर्स बेसिस और डिलीवरी मेथड बेसिस। सोर्स बेसिस बेसिकली क्या है कि केनाल्स हो गया, टैंक हो गया, ट्यूबवेल, जो अभी हम पढ़े। अब देखिए, सबसे ज्यादा जो इरिगेशन होता है मैनुअली वो केनाल से होता है, उसके बाद टैंक्स से होता है, और उसके बाद ट्यूबवेल से होता है। केनाल से सबसे ज्यादा होता है, तो ये आप याद रखिए कि सबसे ज्यादा केनाल से होता है, उसके बाद टैंक, और उसके बाद ट्यूबवेल से। अब ये जो हम इरिगेशन करते हैं मैनुअली, इसका इशू क्या क्या है। तो सबसे पहले ये जो हमारे हमारे अर्थ के अंदर में जो वाटर है उसका वेस्टेज है, क्योंकि जब ये ऊपर आएगा तो कहीं ना कहीं बेसिकली ये तो साइकिल बन जाता है, वाटर साइकिल। तो कहीं ना कहीं ये तो अंदर चला ही जाएगा, इवोपरेट होगा, फिर बारिश होगा, और फिर ये अंदर चला जाएगा। लेकिन कुछ समय के लिए क्या होता है, वाटर का वेस्टेज होता है, क्योंकि जाएगा भी तो। जब कोई भी चीज ऊपर आ जाए तो ये प्रोसेस के लिए बहुत टाइम टेकिंग है। तो फिलहाल तो ये वाटर साइकिल में कवर हो जाएगा, लेकिन ये अगर शॉर्ट टाइम के लिए देखा जाए तो ये वेस्टेज है, वाटर का वेस्टेज है। वाटर लॉगिंग है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी का एकत्र किया जाता है उस टाइम, तो वाटर लॉगिंग है, इवोपरेशन हो जाता है बहुत। वाटर का इरोजन, ये मेजर प्रॉब्लम, वाटर इरोजन बहुत होता है, क्योंकि जब केनाल के द्वारा जब इरिगेशन किया जाता है तो वाटर का वो अपने साथ ही, बहाव के साथ, फ्लो के साथ ही वाटर जो सॉइल है उसको लेके चला जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है, इसका सॉल्यूशन निकलता है माइक्रो इरिगेशन। ये जितने कैनाल्स, टैंक्स और ट्यूबवेल, ये है बेसिकली मैक्रो इरिगेशन। मैक्रो इरिगेशन, लेकिन हमको क्या फॉलो करना है, माइक्रो इरिगेशन। ये है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब देखिए डिलीवरी मेथड में दो है, एक है माइक्रो इरिगेशन और एक है माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब इसको देखिए, माइक्रो इरिगेशन में हो गया फर्रो, हो गया फर्रो को देखिए बेसिकली क्या किया जाता है, खेती जब किया जाता है तो इसको आरी टाइप में बना दिया जाता है, और इसमें से वाटर को फ्लो किया जाता है दोनों तरफ, ऐसे बना दिया जाता है। फिर यहाँ पे बना देगा और इसमें वाटर फ्लो होगा दोनों तरफ से, ये केनाल से कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे वाटर का फ्लो हो रहा, और ये ऐसे बनाया जाए। फिर बूंद हो गया, बेसिन हो गया। बूंद से आप ये नहीं समझ लिया कि ये माइक्रो इरिगेशन होगा, ये जो है ये मैक्रो इरिगेशन। ये बेसिन हो गया, बॉर्डर हो गया, तो ये सब का, ये सब है मैक्रो इरिगेशन। केवल आप नाम याद रखिए, ज्यादा नहीं याद रखना कि ये जो पार्ट है ये है मैक्रो इरिगेशन का। अब मैक्रो इरिगेशन से क्या होता है कि एल्गो, इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि एल्गो ब्लूम हो सकता है, क्योंकि जब बहाव होता है पानी का तो हम फर्टिलाइजर का भी इसमें यूज करते हैं। तो ज्यादा फर्टिलाइजर, यूरिया, पोटास, इस सब का यूज करते हैं। एक मिनट, सॉरी। जब हम यूरिया पोटास का यूज करते हैं तो क्या होता है, ये बहाव के साथ ये हमारे नदी में, ये हमारी रिवर तक पहुंच जाता है। तो रिवर में क्या होता है कि वहां पे एल्गी ब्लूम का प्रॉब्लम हो सकता है ऐसे में। अब जब हम माइक्रो इरिगेशन में जाते हैं तो स्प्रिंकल हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया, सब सरफेस इरिगेशन हो गया। यानी कि ये क्या किया जाता है, ड्रिप इरिगेशन होता है कि जैसे यहाँ पे पाइप लगा देता है, और पाइप से थोड़ा 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 जितना जरूरत है उतना पानी सीड्स में जाएगा। सरफेस, सब सरफेस इरिगेशन का मतलब जहां पे हमको, यहाँ पे सीड्स लगा है तो केवल यहीं पे हमको पानी दे, इसी पे पानी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि मिट्टी में दे दिया जाए, केवल इस सीड्स के जड़ में दिया जाएगा। इसको बोला जाता है सब सरफेस इरिगेशन। अब इसका तो पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है कि वाटर इफिशियंट है, वाटर का बचत है, जितना इसको चाहिए उतना ही मिलेगा।
फर्टिलाइजर भी इसमें कम यूज करना पड़ता है, क्योंकि जो क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर बेसिकली माइक्रो इरिगेशन क्या होता है, फर्टिलाइजर को बहा के लेके चला जाता है, फ्लो ऑफ फर्टिलाइजर हो जाता है। लेकिन माइक्रो इरिगेशन में बहुत ज्यादा कम पानी का यूज किया जाता है, तो फर्टिलाइजर कहीं फ्लो नहीं होगा, तो ऐड ही रहेगा, वेस्टेज कम होगा वाटर का, उसके साथ इवोपरेशन होगा वो भी कम होगा, सॉइल इरोजन का भी प्रॉब्लम इसमें कम होगा। तो बेसिकली हम बात बोल सकते हैं कि माइक्रो इरिगेशन जो है वो हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का पार्ट है। इसका भी निगेटिव इम्पैक्ट है कि इसमें कोस्ट का प्रॉब्लम है और मेंटेनेंस का, ये दो प्रॉब्लम है। अब देखिए फर्टिलाइजर इनपुट का ही पार्ट है, फर्टिलाइजर फोर्थ नंबर। फर्टिलाइजर में देखिए कुछ कुछ टर्म है, इसको पहले समझिए। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि ये जो हमारा इंडिया है ये सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है फर्टिलाइजर का। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर भी है, थर्ड कंज्यूमर है सेकेंड, जबकि थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर, इंपोर्ट भी करता है बहुत मात्रा में, थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर। केवल कंज्यूमर में याद रखिएगा कि सेकेंड है, बाद में कि प्रोड्यूसर और इंपोर्टर इस दोनों में क्या है, थर्ड है, लेकिन कंज्यूम करने में सेकेंड है। अब देखिए फर्टिलाइजर जो है ये हमारे 8 कोर इंडस्ट्री इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसका वेटेज 8वां नंबर है, यानी कि लास्ट 8th पोजीशन पे है फर्टिलाइजर हमारे 8 कोर इंडस्ट्रीज में, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन है वो है प्राइमरी में हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जैसे यूरिया हो गया NH2, डीएपी हो गया डाई अमोनियम फॉस्फेट, मॉप हो गया मॉरिएट ऑफ पोटास। अब देखिए माइक्रो फर्टिलाइजर और मैक्रो फर्टिलाइजर, इसको समझिए। आपको सीधा नाम पूछ सकता है कितनी बार पीवाईक्यू में ये चीज आ चुका है, ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है। तो मैक्रो इरिगेशन का डायरेक्ट आपको नाम याद रखना है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये किसका पार्ट है फर्टिलाइजर में, मैक्रो न्यूट्रिएंट का पार्ट है। जबकि जिंक, आयरन, ब्रॉन्ज ये क्या है, माइक्रो फर्टिलाइजर का पार्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीवाईक्यू में बहुत बार आ चुका है, तो आप इसको याद ही कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद देखिए यूरिया को हम पढ़ते हैं। यूरिया में एक चीज है हेवर्स का प्रोसेस। हेवर्स का प्रोसेस क्या है ये समझिए। बेसिकली यूरिया जो है ये नेचुरल गैस से बनता है, नेचुरल गैस से बनता है। जब हेवर्स प्रोसेस एक प्रोसेस टेक्नोलॉजी बनाया गया है, तो हेवर्स प्रोसेस के अंदर नेचुरल गैस को क्या किया जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। अमोनिया में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। अमोनिया से फिर इसको यूरिया में बदला जाता है, NH2 में बदला जाता है यूरिया में। ये पीओएक्यू में आ चुका है, हेवर्स प्रोसेस का नेचुरल गैस, ये 2-3 बार पीओएक्यू में आ चुका है। तो आप याद ही रख लीजिए कि हेवर्स प्रोसेस में क्या होता है, यूरिया बनाया जाता है, पहले नेचुरल गैस से अमोनिया, फिर अमोनिया से यूरिया। अब देखिए यूरिया जो है हमारी इंडिया में लगभग 86% जो फर्टिलाइजर का है वो केवल यूरिया 86%, और जो लगभग 15 या 14-15% है वो जो हो गया पोटास हो गया, फॉस्फोरस हो गया, जिंक, अल्मोनियम, सल्फर, आयरन, ये सब हो गया। लेकिन यूरिया क्या है 86% हमारे इंडिया में यूज किया जाता है, क्योंकि हमारे सॉइल में बेसिकली यूरिया अवेलेबल ही नहीं है, नाइट्रोजन का बहुत ही कमी है। तो इसलिए देखिए आप, जबकि 80% जो है 80% जो है वो हमारे इंडिया में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है, लेकिन 20% क्या होता है, 20% इंपोर्ट किया जाता है फॉरेन से। इसको जो है एनबीएस के अंदर नहीं डाला गया है। अब एनबीएस क्या है ये समझिए, यूरिया को क्या नहीं डाला गया, एनबीएस के अंदर नहीं डाला गया। अब एनबीएस आइए, एनबीएस यानी कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, सब्सिडी है जो कि यूरिया को नहीं डाला गया, यूरिया को नहीं दिया जाता है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एनबीएस। अब जो एनबीएस है ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है, ये आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी पीओक्यू में आ चुका है, ये जितना जो पढ़ रहे हैं ये सारा ना सारा कुछ एक बार नहीं 2 या 3 बार आ चुका है पीओक्यू में। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल या एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आया। सब्सिडी इज प्रोवाइडेड ऑन फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं उस पर सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट ऑन द फर्टिलाइजर। जो न्यूट्रिएंट हमारे फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, फर्टिलाइजर को सब्सिडी दिया जाता है। जैसे हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया। लेकिन हम क्या अभी पढ़े कि पोटास। लेकिन क्या अभी हम पढ़े कि यूरिया में फर्टिलाइजर जो एनएसबी है, एनबीएस है, उसमें नहीं दिया जाता। यूरिया में अलग टाइप का सब्सिडी दिया जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप याद रखिए यूरिया में एनबीएस न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी नहीं दिया जाता है। अब बेसिकली 22 जो टाइप है वो फर्टिलाइजर का हमारे इंडिया में यूज किया जाता है। सॉरी 22 जो टाइप है वो, उसमें एनबीएस का जो सब्सिडी है वो दिया जाता है, लेकिन यूरिया में नहीं दिया जाता, एक्सेप्ट यूरिया।
यूरिया को छोड़ के सभी में सब्सिडी दिया जाता है, ये आप याद रखिएगा। अब हम एक चीज पढ़े थे, डीबीटी, डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर। ये जो सब्सिडी है ये प्रोड्यूसर को दिया जाता है, ना कि फार्मर को। ये आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है ये क्या फार्मर को डायरेक्ट दिया जाता है या प्रोड्यूसर को दिया जाता है। तो ये प्रोड्यूसर को दिया जाता है, डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि प्रोड्यूसर को दिया जाएगा जो कि प्रोड्यूस करता है। अब देखिए यूरिया में एनबीएस हो गया, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, ये नहीं दिया जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एनबीएस इसमें यूरिया में शामिल नहीं है, जबकि डीएपी में है एनबीएस शामिल है, मॉप पोटास में एनबीएस शामिल है। अब डीएपी में देखिए डाई अल्मोनियम फॉस्फेट, 80% इसको इंपोर्ट किया जाता है फॉरेन से। ये हमारे केवल डोमेस्टिक में केवल 20% ही बनाया जाता है डीएपी। जबकि हम मॉप के बारे में बात करें तो ये 100% इंपोर्ट किया जाता है, 0% हमारे इंडिया में बनाया जाता है मॉप को। और ये किसके अंतर्गत आता है, एनबीएस की, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अंतर्गत आता है। अब फिफ्थ नंबर में इनपुट में है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड देखिए हार्बिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड है। फंगीसाइड है यानी कि कीड़ा मकोड़ों का जो मारने का दवा होता है वो है एक तरह से पेस्टिसाइड। अब हम एक चीज पढ़े थे कि डीडीटी नाम का एक चीज पढ़े थे कि ये जो डीडीटी है पेस्टिसाइड, ये क्या है, फॉरएवर केमिकल है। ये इसको स्टॉकहोम कन्वेंशन जब हुआ था तो इसको बैन किया था स्टॉकहोम कन्वेंशन में, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं बहुत मात्रा में यूज हो रहा है। जैसे कि हर्बिसाइड्स के बारे में बात किया जाए तो ये जो पेस्टिसाइड है ये हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, हर्बिसाइड्स। उसके बाद हो गया इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स। ये सब क्या है, बेसिकली दवा होता है। ये बेसिकली जो जानवर सबको दवा दिया जाता है, बुखार लग जाता है या सर्दी बुखार, इस टाइम क्या किया जाता है, पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। लेकिन वही जानवर जब मर जाता है तो क्या करता है, मान लीजिए काव को बुखार लग गया और काव को क्या दे दिया, पेस्टिसाइड दे दिया है। लेकिन जब मान लीजिए कि ये काव नहीं बच पाया तो क्या हो गया कि ये तो फॉरएवर केमिकल है, तो बाद में क्या होगा कि जब काव डाई हो जाएगा, मर जाएगा, तो इसको बल्चर खाएगा। जब बल्चर खाएगा तो इसके अंदर ये क्या होगा, ये पेस्टिसाइड चला जाएगा, तो बल्चर क्या हो जाएगा, मर जाएगा, बल्चर भी उसके साथ डाई हो जाएगा। तो इसलिए पेस्टिसाइड को हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बायोडायवर्सिटी कंसर्न से इसको स्टॉकहोम कन्वेंशन में बैन कर दिया गया था। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन था। अब देखिए पेस्टिसाइड जो है हमारे इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पेस्टिसाइड इंडिया में सब, यानी कि चौथे नंबर में इंडिया, दुनिया का चौथा नंबर है जो कि पेस्टिसाइड का प्रोड्यूस करता है। अब इसका इशू क्या है, हम अभी पढ़े कि इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट डालता है, फूड चेन में प्रॉब्लम करता है, वल्चर खाया, वल्चर डाई हो गया। डीडीटी फॉरएवर केमिकल है, ये कि खत्म नहीं होगा हमारे इन्वायरमेंट में, बहुत टाइम तक ये कहीं ना कहीं रहेगा। पीओपी हो गया, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ये सब इसके अंतर्गत आता है। अब देखिए एग्रीकल्चर क्रेडिट, पीएसएल हो गया, केसीसी स्कीम हो गया, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गया। पी पीएसएल बेसिकली क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये बेसिकली क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर को, फार्मर को क्या किया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है ताकि हमारा फार्मर किसी अलग जगह से पैसा न लाए। क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत बड़ा इशू है कि 70% जो हमारा जो क्रेडिट है, लोन जो लिया जाता है, उधार जो लिया जाता है, ये इनफॉर्मल तरीके से लिया जाता है। यानी कि कोई बड़ा जमींदार है उससे लिया जाता है, छोटा छोटा किसान क्या करता है, बड़े बड़े जमींदार से लोन उधार लेता है। तो ये 70% जो उधार है ये बड़े बड़े जमींदार से लिया जाता है। तो क्या किया जाता है, 70% जो है वो इनफॉर्मल तरीके से लोन लिया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चलाया जाता है, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हो गया, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गया। अब यहाँ पे आइए, इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो लोन प्रोवाइड करता है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गया, उसके बाद कॉर्पोरेटिव बैंक, उसके बाद आरआरबी और उसके बाद एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये सब है। यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ तो आप देख लीजिएगा एक बार। इशू समझ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम है। तो इनफॉर्मलाइजेशन तरीके से क्रेडिट लिया जाता है किसान को। एग्रीकल्चर सब्सिडी, जो है बेसिकली जो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, वो देखिए वो 3 तरीके से दिया जाता है। एक है ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स। सबसे पहले एम्बर बॉक्स को समझिए। एम्बर बॉक्स में डब्ल्यूटीओ का बहुत ऑब्जेक्शन रहता है कि केवल 10% ही
जितना जो प्रोडक्शन हुआ है केवल 10% उसका सब्सिडी आप किसी को दे सकते, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। बेसिकली WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रेड के रिलेटेड रूल्स चलाते हैं, तो वो फिक्स किया है कि केवल 10% ही आप दे सकते हैं। तो इंडिया में भी एम्बर बॉक्स में केवल 10% ही टोटल प्रोडक्शन का सब्सिडी दिया जाता है। ये जो सब्सिडी है ये प्राइस बेस्ड सब्सिडी है। जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ये WTO क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया जाता है कि केवल 10% ही आप दीजिए। जैसे कि MSP हो गया, तो इस सब के बारे में एम्बर बॉक्स में दिया गया। जबकि ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स में आप देखिएगा तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना सब्सिडी दे सकते हैं। गवर्नमेंट जब जितना चाहे उतना सब्सिडी दे सकता है। ये दोनों है प्रोडक्शन बेस्ड, जबकि एम्बर बॉक्स का प्राइस बेस्ड सब्सिडी। ये क्या है, प्रोडक्शन बेस्ड सब्सिडी। अब ग्रीन बॉक्स में देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सब्सिडी दिया जाएगा, फूड सिक्योरिटी के लिए सब्सिडी दिया जाएगा, इन्वायरमेंट प्रोग्राम को सस्टेन करने के लिए दिया जाएगा, सोलर पावर प्लांट को लगाने के लिए दिया जाएगा। तो ये है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। जबकि ब्लू बॉक्स सब्सिडी में इसमें भी कोई लिमिट तो नहीं है, लेकिन पावर के लिए दिया जाएगा, PDS सिस्टम के लिए दिया जाएगा, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, इस सब के लिए सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा। अब प्रोक्योरमेंट में देखिए हम क्या करते हैं, इनपुट का यूज करते हैं, और गवर्नमेंट क्या करता है, सेंटर में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको स्टोर किया जाता है, यानी कि खरीदा और बेचा जाता है। और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट जब खरीदेगा तो इसका जो पैसा जो पेड करेगा वो क्या करेगा, सेंटर पेड करेगा। और एक है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या करता है, MSP को समझिए, ये बेसिकली ये नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा MSP, क्योंकि यही अगला लेक्चर है, यहीं से स्टार्ट होगा। तो MSP में बेसिकली क्या किया जाता है कि हमारे फार्मर को ये गारंटी दिया जाता है कि अगर आप ये सीड्स ये चीज का खेती करते हैं तो आपको इतना मिनिमम जो है इतना पैसा में आपसे खरीदा जाएगा, मिनिमम आपको इतना अमाउंट दिया जाएगा, और इससे कम में आप नहीं बेचिएगा। हम अगर आप इससे कम में अगर बेचते तो हमको दे दीजिए, हम इतना पैसा आपको देंगे। उसके बाद है स्टोरेज। स्टोरेज में दो स्टोरेज है, एक कोल्ड स्टोरेज, एक वेयर हाउस। कोल्ड स्टोरेज देखिए, कोल्ड स्टोरेज में ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है, और उसके बाद मार्केटिंग या सेलिंग हो गया। तो ई नाम पोर्टर हो गया, APMC मंडी हो गया, इस समय जाके क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप क्या करिए कि गवर्नमेंट को दे दिए, वेयर हाउस में गवर्नमेंट क्या करेगा, ENWR, ई नेशनल वेयरिंग हाउसिंग रिसिप्ट, इसके अंतर्गत क्या करेगा, गवर्नमेंट आपका जो अनाज है वो खरीद लेगा और इसके बदले आपको रिसिप्ट देगा। रिसिप्ट का क्या कर सकते हैं आप, सीधा लोन लेने के लिए वो रिसिप्ट आप बैंक में जाइए, वो कोलेटरल के रूप में आप वो रिसिप्ट दे दीजिए, आपको लोन जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। इसको आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको पैसा की जरूरत है तो किसी को ये रिसिप्ट दे दीजिए और आपको पैसा दे देगा, और जब वो रिसिप्ट आपको भजाना होगा तो वो क्या करेगा, वो खरीद लेगा। तो यानी कि ये एक्सचेंजेबल है, यानी कि आप इस रिसिप्ट को भी बेच सकते हैं अनाज की जगह पे। अब एक चीज है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम, ये स्कीम क्या है ये समझिए। देखिए बेसिकली हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या था, इससे पहले वाले लेक्चर में देखते हैं कि फ्रेगमेंटेड लैंड है हमारे इंडिया में, फ्रेगमेंटेड लैंड है। तो इस सब को डील करने के लिए स्वामित्व स्कीम चलाया गया कि हमारे इंडिया में एक मैपिंग टेक्नोलॉजी बनाया गया है। टेक्नोलॉजी द्वारा क्या किया जाएगा, जितने भी विलेज में एरिया है, विलेज के एरिया को मैपिंग द्वारा देखा जाएगा और उसको सही करने के लिए ये स्कीम चलाया गया कि हमको ये जो फ्रेगमेंटेड है उसको बिग लैंड में कन्वर्ट किया जाए। कैसे होगा, ये स्वामित्व स्कीम चलाया गया इसके लिए।